नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट शुक्रवार के शुरुआती ट्रेड्स में प्रमुख साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसल गए हैं। यहां तक कि यूएस रीजनल बैंकिंग क्राइसिस भी बना हुआ है। लेटेस्ट बैंक रन केस में पैकवेस्ट बैंकॉर्प में डिपॉजिट का आउटफ्लो, जिसने लॉस एंजलिस बेस्ड बैंक के स्टॉक प्राइस को गुरुवार को 22% नीचे भेज दिया। हालांकि ये क्रिप्टो बाइंग में समान उन्माद उत्पन्न करने में विफल रहा, जैसा कि पहले के मामलों एसवीबी, सिग्नेचर आदि में देखा गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मार्च के बाद पहली बार की थ्रेशहोल्ड $27,000 से नीचे गिर गई। फिर से गिरने से पहले थ्रेशहोल्ड को रिगेन कर लिया। हाल ही में ये 1.8% गिरकर $27,048 पर ट्रेड कर रही थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर ने एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो किया। अप्रैल के अंत के बाद पहली बार ETH $1,800 से नीचे गिरा। ये हाल ही में $1,800 के स्तर के करीब देखा गया। लेयर 2 ब्लॉकचेन पॉलीगॉन का मैटिक टोकन 4% से अधिक फिसलकर लगभग 84 सेंट्स पर ट्रेड कर रहा था। एडवर्ड मोया ने एक रिपोर्ट में लिखा है, बैंकिंग कंटेजन की आशंका अभी भी कम है क्योंकि वेस्टर्न अलायंस शो डिपॉजिट जैसे कुछ बैंक बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.11% घटकर $1.12 ट्रिलियन हो गई। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 17.87% गिरकर $37.67 बिलियन हो गई। इसमें से डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.61 बिलियन है, 6.94% है, और सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम $34.04 बिलियन है, या टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 90.36% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.82% है। 24 घंटे में 0.01% की वृद्धि देखी गई है। IC15 टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर हाल ही में 1.14% नीचे 37,533 स्तर पर नजर आया। दूसरी ओर ट्रेडिशनल मार्केट मिक्स्ड रहा, जहां S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% और 0.6% गिरे। टेक हैवी नैस्डैक 0.1% ऊपर दिखाई दिया। इस बीच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने 2023 की Q1 के लिए $38 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रेवेन्यू की सूचना दी, जो कि कंपनी की कमाई के परिणामों के अनुसार ईयर अर्लियर पीरियड के लिए $54 मिलियन की तुलना में लगभग 30% की गिरावट थी। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पर क्रिप्टो रेवेन्यू में सिर्फ 1% की गिरावट आई है। इसने लगभग $11.5 बिलियन के VDA रखने की सूचना दी है, जो फोर्थ क्वार्टर से 36% अधिक है, जो 2023 के शुरुआती भाग में मार्केट में रीबाउंड को दर्शाता है। स्टारबक्स ने अपने जूसीवर्स एक्सपीरियंस को द मॉल के भीतर लॉन्च किया है, जो एक मेटावर्स मॉल है जिसे किसी भी वेब एनेबल्ड डिवाइस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। स्टारबक्स जूसीवर्स यूजर्स को मेटावर्स इंजन 2.0 का उपयोग करके वर्चुअल मॉल में जाने और वर्चुअल एंटरटेनमेंट में भाग लेने की अनुमति देता है, जो यूजर्स को वेब ब्राउजर के जरिए किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। इसका प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर मार्स रिगली है, जिसने मॉल के सेकेंड फ्लोर पर स्टारबक्स जूसीवर्स लॉन्च किया है। जूसीवर्स में एक वर्चुअल स्टारबक्स स्टोर शामिल है, जहां गेस्ट QR कोड को स्कैन करके वर्चुअल एक्सपीरियंस में एंटर कर सकते हैं। डैटचैट इनकॉर्पोरेशन ने अपनी सहायक कंपनी स्मार्टरवर्स इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से आज अपने हैबिटेट ओपन मोबाइल मेटावर्स का इनिशियल वर्जन लॉन्च किया। हैबिटेट वर्जन 1.8 यूजर्स को मायामी के विनवुड आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के बाद तैयार किए गए हैबिटेट के पहले रेजिडेंशियल एरिया जीनियस सिटी में फ्री NFT डीडेड प्रॉपर्टीज और हाउसेस के साथ प्रदान करता है। यूजर्स अब आर्ट गैलरीज में जा सकते हैं, शहर का पता लगा सकते हैं, दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, फेमस लैंडमार्क्स के साथ सेल्फी ले सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज कर सकते हैं और हैबिटेट के एक्सपीरियंसेस का आनंद उठा सकते हैं। मौजूदा मेटावर्स प्लेटफॉर्म के साथ प्रवेश के लिए हाई बैरियर को पहचानते हुए हैबिटेट का मिशन कई प्रकार की प्रमुख पेशकशों के माध्यम से एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करना है। हैबिटेट मोबाइल टूल्स के माध्यम से एक्सेसिबल होने और लैंड और होम्स की फ्री ओनरशिप प्रदान करके पार्टिसिपेशन की बाधाओं को दूर करता है। अधिक रियलिस्टिक लुकिंग कंटेंट, डेली रिवॉर्ड्स, गेम्स और न्यू यूटिलिटीज का निर्माण यूजर एक्सपीरियंस को आकर्षक तरीके से बढ़ाता है। रिनोवी ने मेटावर्स में अपना पहला कदम रखने के इच्छुक ब्रांड्स और बिजनेसेस के लिए पहला फुल वेब 3.0 डिजाइन और रेंटल सॉल्यूशन पेश किया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसे इस महीने लॉन्च किया गया था, जो ब्रांड और बिजनेसेस को मेटावर्स में तैयार किए गए डिजाइन और प्लॉट्स को रेंट कर लेने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें वर्चुअल इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस और ब्रांडेड एक्सपीरियंसेस की मेजबानी करने की अनुमति मिलती है।
मेटावर्स ग्रुप को लॉन्च के हिस्से के रूप में रिनोवी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले पहले लैंड ओनर के रूप में घोषित किया गया है। इसके कारण कस्टमर्स को कई वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में सबसे अधिक इन डिमांड प्लॉट्स तक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी। मेटावर्स ग्रुप के पास सबसे वैल्यूएबल वर्चुअल लैंड पोर्टफोलियोज में से एक है और ये डीसेंट्रलैंड के फैशन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा लैंड ओनर है। HDFC और ICICI जैसे प्रमुख बैंक्स ने अपने डिजिटल रुपये की ऑफरिंग्स का विस्तार किया है। डिजिटल करेंसी अपनाने की दिशा में भारत ने ट्रैक्शन प्राप्त किया है। HDFC ने हाल ही में फ्यूचर ऑफ मनी को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल रुपये ऐप लॉन्च की और ICICI बैंक ने डिजिटल रुपये पेमेंट को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन रिटेलर पाइप लैब्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। 2022 की फोर्थ क्वार्टर में भारत ने 4 नेशनल बैंक्स के साथ एक डिजिटल रुपये पायलट प्रोग्राम शुरू किया और सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक सहित कम से कम 9 बैंक्स में प्रोग्राम का विस्तार किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनुसार 28 फरवरी 2023 तक पायलट प्रोग्राम में 15.8 मिलियन से अधिक डिजिटल रुपये सर्कुलेशन में है। भारतीय रिजर्व बैंक पायलट प्रोग्राम में पेमेंट ऑप्शंस के रूप में CBDC को शामिल करने की देखरेख कर रहा है, लेकिन कुछ कस्टमर्स टेक्निकल ग्लिचेस को लेकर चिंतित हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्योमिंग स्टेबल टोकन कमीशन ने इस हफ्ते अपनी पहली मीटिंग की। विशेष रूप से कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स की पहली स्टेट बॉडी है जिसके पास स्टेबल कॉइन इशू करने की अथॉरिटी है। व्योमिंग के गवर्नर मार्क गॉर्डन सहित कई उल्लेखनीय लोगों ने मीटिंग अटेंड की जो पूरे प्रोसेस के दौरान सतर्क रहे। उन्होंने स्टेट ऑफिशियल से प्रोसेस के बारे में की डिटेल्स की पुष्टि करने के लिए कहा, जैसे कि कमीशन स्टेबल कॉइन के साथ क्या करना चाहता है और क्या ये डॉलर का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेबल कॉइन लेटर ऑफ द लॉ के अनुसार जारी किया जाएगा। फ्रेज लेटर ऑफ द लॉ इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बजाय कानून में वास्तव में जो लिखा गया है उसका अनुसरण करने के कार्य को संदर्भित करता है। गॉर्डन ने यह भी चिंता व्यक्त की कि फेडरल लॉ के तहत स्टेट इशूड स्टेबल कॉइन की लीगैलिटी क्वेश्चनेबल है। एजेंसी ने गुरुवार को घोषणा की कि इंटरनेशनल सैंक्शंस से बचने के लिए रशियन ओलिगार्क्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क्स की पहचान करने और उन्हें उजागर करने के चल रहे प्रयास के तहत IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन यूक्रेनियन इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को चेन एनालिसिस रिएक्टर प्लेटफॉर्म के लिए 15 लाइसेंस प्रदान कर रहा है। ये डोनेशन IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर्सनल और चेन एनालिसिस के रूप में आता है, जो एक कंपनी है जो ब्लॉकचेन एनालिसिस और इन्वेस्टिगेटिव टूल्स बेचती है। लगभग 50 यूक्रेनियन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए पहले वर्चुअल ट्रेनिंग के बाद जर्मनी में 20 यूक्रेनियन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए फर्म के प्लेटफॉर्म पर एडवांस ट्रेनिंग का एक वीक शुरू होगा। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने ETH स्टेकिंग विड्रॉल्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कम्युनिटी फीडबैक के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज का कहना है कि ये 18 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले ETH स्टेकिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट के प्रोसेसिंग टाइम को घटाकर 5 दिन कर देगा। 15 दिनों की इनिशियल प्रोसेसिंग टाइम से ये एक महत्वपूर्ण कमी है। बाइनेंस का कहना है कि यूजर्स की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए ETH स्टेकिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट के प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। शपेला ने इथेरियम नेटवर्क में अपग्रेड किया, जिसने 12 अप्रैल को ETH विड्रॉल्स को इनेबल किया। इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक के फाइनल ट्रांजैक्शन को चिन्हित किया। बाइनेंस ने एक सक्सेसफुल अपग्रेड के बाद इथेरियम स्टेकिंग विड्रॉल्स को सक्षम किया, जिससे ETH स्टेकिंग पार्टिसिपेंट्स को 19 अप्रैल को अपने BETH होल्डिंग के साथ ETH को रिडीम करने की अनुमति मिली। इनिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार यूजर्स के ETH विड्रॉल रिक्वेस्ट को फुली प्रोसेस करने में 15 दिन से लेकर कई हफ्तों तक का समय लगेगा। दूसरी ओर बाइनेंस का कहना है कि ETH स्टेकिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट को फुली प्रोसेस करने के लिए आवश्यक समय पार्टिसिपेंट्स और इथेरियम नेटवर्क द्वारा अनुरोधित ETH विड्रॉल की टोटल अमाउंट से निर्धारित होता है और इस प्रकार ये सब्जेक्ट टू चेंज है। Gate.io एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने बिटकॉइन BRC20 ऑर्डिनल्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन जारी करने की घोषणा की है। बिटकॉइन नेटवर्क की लिमिटेड कैपेसिटी के कारण जो सिर्फ एवरेज 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड को संभाल सकता है, BRC20 की मांग आसमान छू गई है।
जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन फीस $20 पर ट्रांजैक्शन और सिग्निफिकेंट नेटवर्क कंजेशन से अधिक हो गया है, जिसके कारण Gate.io एक इंडस्ट्री लीडर है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे बड़े BRC20 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी पोजीशन के लिए जाना जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में अपने कस्टमर्स की करोड़ों डॉलर की ट्रेडिंग फीस बचा ली है। जैसा कि ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी सेक्टर साइडवेज में या नीचे की ओर चल रहा है, इसका रिप्रेजेंटेटिव एसेट बिटकॉइन 5 साल से अधिक समय में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर सबसे लोएस्ट सप्लाई तक पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स तेजी से सेल्फ कस्टडी में बदल रहे हैं। एक ब्लॉकचेन और सोशल मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म सेंटिमेंट के अनुसार 9 मई के एक ट्वीट में विशेष रूप से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन की अमाउंट 5.84% तक पहुंच गई। दिसंबर 2017 के बाद पहली बार प्रमुख डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 6% से नीचे गिर गया है। एग्रीगेटेड डेरिवेटिव एक्सचेंज डेटा प्लेटफॉर्म कॉइनग्लास के डेटा के अनुसार 11 मई 2023 को सभी एक्सचेंजेस पर सिर्फ 1.89 मिलियन BTC थे, जो पिछले साल के 2.22 मिलियन BTC के 11 मई 2022 के बैलेंस से 14.87% कम है। प्लेटफॉर्म के अनुसार इतनी बड़ी अमाउंट में डिजिटल एसेट्स को एक्सचेंजेस से दूर और पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट में ले जाने का और एक्सचेंज वॉलेट को वापस बेचने का ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए सेल्फ कस्टडी में बढ़ी हुई रुचि का एक अच्छा संकेत है और कम जोखिम में है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Leading virtual digital assets have briefly slipped below key psychological level on Friday early trades, even as the US regional banking crisis persists. In the latest bank run case, an outflow of deposits at PacWest Bancorp that sent the Los Angeles-based bank's stock price down 22% on Thursday. However, it failed to generate similar frenzy in crypto buying as was witnessed in earlier cases, SVB, Signature, etc. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, dropped below the key threshold $27,000 for the first time since March, regained the threshold before falling again. Most recently, it was trading 1.8% lower at $27,048. Ether, the second largest cryptocurrency by market capitalization, followed a similar trend. ETH dropped below $1,800 for the first time since late April. It recently hovered near $1,800 mark. Layer 2 blockchains Polygon's Matic token slid over 4% to trade at around 84 cents. Banking contagion fears still remains low as some banks like Western Alliance show deposits are rising, wrote Edward Moya in a report. The markets appear calm currently, which is according to analysts, it's little bit of calm before the storm right now. The global crypto market cap decreased 2.11% to $1.12 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume slumped 17.87% to $37.67 billion. Of this, the total volume in DeFi is currently $2.61 billion, 6.94%, and all stablecoins volume is $34.04 billion or 90.36% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 46.82%, an increase of 0.01% over the 24 hours time. IC 15, the barometer of top 15 tokens, was recently quoting at 37,533 level, down 1.14%. Elsewhere, the traditional markets were mixed, with the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average dropping by 0.1% and 0.6% respectively. The tech-heavy Nasdaq was up 0.1% for the day. Meanwhile, the trading platform Robinhood reported cryptocurrency trading revenue of $38 million for Q1 2023, a decline of around 30% compared to $54 million for the year-earlier period, according to the company's earnings results. On a quarterly basis, however, crypto revenue declined just 1%. It has also reported holding around $11.5 billion worth of VDAs, up 36% from the fourth quarter, reflecting the rebound in the market in early part of 2023.